नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो बन रही है। समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं बन पाता है। तो आज हम लोग जीआरपी का क्वेश्चन पेपर है, ये नॉर्दर्न रेलवे का पूछा हुआ है 2022 का क्वेश्चन पेपर 2A का। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कुछ मित्र बोल रहे हैं कि 3A का भी वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2A का क्वेश्चन हो या 3A का क्वेश्चन हो, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हमको जब तक बेसिक चीज़ को एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करेंगे तो जानकारी इन्हेंस नहीं होगी। और जहाँ तक पेपर का सवाल है तो ये क्वेश्चन जो अकाउंट्स का जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको लगभग सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में काम आएगा। और अकाउंट अगर आप एक एक वीडियो को देखिएगा, जो मेरा पहले का बना हुआ भी वीडियो है उसको भी सुनिए, तो आपको बहुत सारे चीज़ों को अकाउंट्स खास करके अकाउंट्स पोर्शन के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से मिलेगी। कोशिश करते हैं हम अपने तरीके से, हम अपनी तरफ से बेहतरीन करने का, बेहतर से बेहतरीन हो, जो आप लोग की जानकारी सही मिले। बाकी अगर आप लोग कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो का जो क्वेश्चन पेपर है, जीआरपी का एक पेपर होता है 2A में, जो कंपलसरी होता है सभी लोगों के लिए। जो रेलवे में जे बन के आते हैं तो उसको 2A का पेपर देना, पेपर पास करना अनिवार्य होता है सर्विस को स्थायी करने के लिए। तो जो यह क्वेश्चन पेपर है, जनरल रूल्स प्रोसीजर इंक्लूडिंग, इसमें राजभाषा भी है। तो इस पेपर में, ये पेपर सभी 2A वालों के लिए कंपलसरी रहता है। जो 2A का 3 पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। 2A पास करना 300 नंबर का पेपर, और उसमें एक पेपर जीआरपी, जिसमें सभी विभागों से अकाउंटिंग के जितने भी पोर्शन हैं, वर्क्स अकाउंट, ट्रैफिक अकाउंट, स्टेशन अकाउंट, नॉर्मल रूल्स प्रोसीजर सभी के बारे में रहती है। रूल, छुट्टी का, लीव का, पास रूल्स वगैरह। और एक पेपर तो बुक कीपिंग का होता है, अकाउंटिंग का। और जो तीसरा पेपर है वो ऑप्शनल पेपर है, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर है, बुक्स एंड बजट है। मोस्टली लोग एक्सपेंडिचर ही चूज करते हैं। और अकाउंट्स के प्रोस्पेक्ट्स में देखा जाए तो बुक्स, बजट और एक्सपेंडिचर को जानना बहुत अच्छी बात है। इससे आप अकाउंट की बहुत सारी चीज़ को कवर कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और वो 30 मार्क है। देखिए, 2A को लेकर के कई लोगों में, नए नए बच्चे रहते हैं, उनके अंदर ये भी रहता है 2A पास कैसे करें। देखिए, चीज़ों को आसानी से समझिएगा, आसानी से पास कर जाइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको 40 नंबर पास मार्क है और 30 नंबर का एक पेपर 2 नंबर का है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? मैं हर एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर रखा हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है कि एक रेलवे का, एक जोनल रेलवे का क्या है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है कि उसको 100 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है सो जोनल लेवल पे निकलता है। तो फार्मूला है, कई बार क्वेश्चन में आता है, तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस अपॉन ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर जो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज है, GWE, इसमें होता है डिमांड नंबर 3 to 14, इसके एक्सपेंडिचर होता है। जो लोग रेलवे में अकाउंट्स की जो जो जानकारी रखना चाहते हैं, तो उसको जो 16 डिमांड है उसका नाम याद रखना है। और जो ग्रॉस अर्निंग होता है, उसमें जो अर्निंग जो है 3 टाइप का है, एक्स अर्निंग, वाई अर्निंग और जेड अर्निंग, पैसेंजर अर्निंग, गुड्स अर्निंग, मिसलेनियस। तो इसका रेशियो निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए कि बोलता है कि ऑपरेटिंग रेशियो किस चीज़ का इंडेक्स है, तो ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी हो सकता है, पर यहाँ अगर रेलवे की दृष्टि से देखा जाए तो फाइनेंशियल वायबिलिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि
ट्रेडिशनली द अर्निंग ऑफ रेलवेज आर क्लासिफाइड इनटू, अभी हमने चर्चा किया है, तो रेलवे में जो अर्निंग को क्लासिफाइड किया गया है, इसको तीन सोर्स में बांटा गया है, एक्स अर्निंग, वाई अर्निंग और जेड अर्निंग। इसको बोलते हैं कोचिंग अर्निंग, इसको बोलते हैं गुड्स अर्निंग और इसको बोलते हैं सन्ड्री अर्निंग। कोचिंग अर्निंग दो टाइप का होता है, कोचिंग और अदर देन कोचिंग। गुड्स ही है, सन्ड्री में सभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंडिचर मे बी incurred prior to receipt of sanction of competent authority for estimate for one of the following work। expenditure may be incurred, expenditure हो सकता है सैंक्शन से पहले, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके सैंक्शन से पहले, तो इसके लिए कौन सा वर्क किया जाता है। तो ये तो सभी को पता ही है लगभग, और इसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। ये रहता है अर्जेंसी सर्टिफिकेट के जरिए किया जाता है कोई भी काम। ये वर्क विच आर कंसिडर टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी। इसका ब्लॉग का मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। अर्जेंसी सर्टिफिकेट क्या है? अर्जेंसी सर्टिफिकेट जो है इंजीनियरिंग कोड में इसके बारे में जिक्र है कि अर्जेंसी सर्टिफिकेट क्या है। और अगर पैरा की बात करें तो पैरा नंबर 1103 है। अर्जेंसी सर्टिफिकेट में कहा गया है कि वर्क्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अर्जेंटली नेसेसरी टू सेफगार्ड लाइफ और प्रॉपर्टी और टू रिपेयर डैमेज टू द लाइन caused by flood, accident or other unforeseen contingency so as to restore or maintain through communication। ऐसे कार्य जिन्हें जान अथवा माल की सुरक्षा के लिए अथवा बाढ़, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित आकस्मिकता के कारण लाइन को हुई क्षति की मरम्मत के लिए तत्काल अथवा आवश्यक समझा जाए, ताकि सीधी संचार सेवा को पुनः चालू किया जा सके या बनाए रखा जा सके। तो ऐसे कार्य को करने के लिए जो किया जाता है उसको कहा जाता है अर्जेंसी सर्टिफिकेट, और इसके लिए कंसीडर किया जाता है। इसके लिए बाद में जो इसका प्रोसीजर है कि इसको इसमें क्या है कि मंडल इंजीनियर जो है जो भी होते हैं वो कार्य को करते हैं, और एक अर्जेंसी सर्टिफिकेट के आधार पे, और उसको प्रशासनिक अनुमोदन लिया जाता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइटम प्लेस्ड अंडर ऑब्जेक्शन बुक कैन बी क्लियर्ड बाय। जो भी आइटम है अगर उसको ऑब्जेक्शन बुक में रख दिया गया तो उसको, हाँ, अर्जेंसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्म संख्या है, अगर फॉर्म संख्या पूछा जाए तो वो 1104 है, पैरा तो 1103 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑब्जेक्शन बुक, रेलवे में एक ऑब्जेक्शन बुक होता है, और यह जो है सो अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 1 में चैप्टर 8 में इस सब के बारे में, मेथड ऑफ इंटरनल चेक है, इस सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो जिक्र में यह है कि भाई कोई भी आइटम है जिसको अगर ऑब्जेक्शनल बुक में ले आया गया तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो अगर कोई भी आइटम ऑब्जेक्शनल बुक में ले आया तो व्हेन सैंक्शन ले आया गया तो क्या होगा? व्हेन सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका सैंक्शन दे देंगे तो उससे वहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर इज एन इफेक्टिव टूल फॉर। देखिए, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर होता है एक, जिसको बोलते हैं RAR। यह जो है रेवेन्यू के जितने भी खर्चे होते हैं, डिमांड नंबर 3 से लेके 13 तक के खर्चे, इस खर्चे का माइनर हेड वाइज, सब हेड वाइज, डिटेल हेड वाइज, PU वाइज, सब मेजर हेड वाइज डाटा जोड़ा रहता है रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में। आजकल आपके पास में ये सब मिल जाता है। और वर्क्स के लिए होता है वर्क्स रजिस्टर। तो रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर से या मंथली आप निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो पर मंथ का हिसाब से निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं। रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर से जो है यह मॉडर्न मैनेजमेंट है, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर भी है,
और इससे बजटरी कंट्रोल भी होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। और यह जो है जो बुक होता है, जनरल बुक और सब्सिडरी बुक, दो प्रकार के बुक है रेलवे को अकाउंटिंग करने के लिए, एक जनरल बुक है और एक सब्सिडरी बुक है। जनरल बुक 4 टाइप का होता है, एक डेली एब्स्ट्रैक्ट, एक मंथली एब्स्ट्रैक्ट, एक जनरल और एक लेजर। और उसी तरह एक होता है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक है ये, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर जो है एक सहायक पुस्तिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे इज नॉन फॉर। किसी भी रेलवे का जो फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसको कैसे जानते हैं? तो पहला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है फाइनेंस अकाउंट, तीसरा है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट और चौथा है ब्लॉक अकाउंट। तो हम ये किसी भी रेलवे का फाइनेंशियल पोजीशन जो है ब्लॉक अकाउंट से जानते हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1950 से 2 सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ऑल द फिजिकल एसेट्स ऑफ द रेलवे अंडरटेकिंग। 1 अप्रैल 1950 से 2 अलग अलग लेखा जो है सो रखा जाने लगा। एक को बोला गया द लोन अकाउंट और दूसरा को बोला गया ब्लॉक अकाउंट। द लोन अकाउंट रिप्रेजेंट्स द लोन शेयर कैपिटल एंड द फिजिकली एसेट्स क्रिएटेड देयरफॉर। लोन अकाउंट जो लोन के द्वारा बनाया गया, और ब्लॉक अकाउंट रिप्रेजेंट ऑल द फिजिकल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग वेदर फाइनेंस फ्रॉम लोन कैपिटल और द रेलवे ऑन जनरेशंस ऑफ फंड्स। तो ब्लॉक अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है जितने भी फिजिकल एसेट्स है, चाहे वो लोन से फाइनेंस किया गया हो या रेलवे अपने फंड को जनरेट करके किया गया हो, तो उसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट में क्या क्या रहता है? ग्रॉस रिसिप्ट में जो है तो इसका ये हो गया आंसर ब्लॉक अकाउंट। ग्रॉस रिसिप्ट में क्या क्या रहता है? देखिए, जो एक्स अर्निंग प्लस वाई अर्निंग प्लस जेड अर्निंग उसको बोलते हैं ग्रॉस अर्निंग। ठीक है, जब ग्रॉस अर्निंग में सस्पेंस ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। अब इसमें ढूंढिए, अब इसमें पैसेंजर गुड्स अर्निंग ये तो नहीं होगा, पैसेंजर गुड्स अदर ये भी नहीं होगा, पैसेंजर गुड्स ये भी नहीं होगा, तो इसके अनुसार ये वाला होगा, डी नंबर का ऑप्शन। इसको बोलते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेब्ट हेड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। डेब्ट हेड रिपोर्ट कब तैयार किया जाता है? डेब्ट हेड रिपोर्ट जो है जब अकाउंट करेंट बन जाता है। डेब्ट हेड रिपोर्ट में क्या होता है कि जब अकाउंट करेंट बन जाता है और उसके बाद जो है सो साल के लास्ट में, पूरे अकाउंट जाने के बाद साल के लास्ट में डेब्ट हेड रिपोर्ट तैयार किया जाता है। डेब्ट हेड रिपोर्ट जो है सो सितंबर में, मतलब अकाउंट पिछले साल का जब अकाउंट बंद हो जाता है तो सितंबर में उसका टाइमिंग है रेलवे बोर्ड को भेजना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेब्ट हेड रिपोर्ट जो है ईयरली बनता है। डेब्ट हेड रिपोर्ट क्या है? ईयरली बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। डेब्ट हेड रिपोर्ट, the report should be based on an analysis of the various balances. The analysis may be in the form given I small saving. इसमें जो दिया जाता है एक, इसको बोलते हैं I स्मॉल सेविंग्स या प्रोविडेंट फंड, के डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज, एफ लोन एंड एडवांसेज एंड एम रेमिटेंसेज इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट्स। इसके लिए डेब्ट हेड रिपोर्ट बनता है और ऑडिट डिपार्टमेंट से इसको सर्टिफाइड करके रेलवे बोर्ड को भेजना होता है। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब ये जीआरपी से अभी ये हो गया, बुक कीपिंग का क्वेश्चन है। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक, a cash book is a financial journal that records all cash receipt and disbursement including bank deposits and withdrawal.
कैश बुक एक फाइनेंशियल जर्नल है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश रिसिप्ट्स और डिसबर्समेंट होता है, इसमें बैंक भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जनरल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। तो जनरल बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो जनरल बुक में क्या है कि डिटेल अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ a बिजनेस टू बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर रिकंसाइलिंग। तो जनरल में कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन सभी तरह के रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। लेजर इज मेंटेन टू नाउ। लेजर किस चीज के लिए मेंटेन किया जाता है? इन अकाउंटिंग लेजर आल्सो नोन एज अ जनरल लेजर। अकाउंटिंग में लेजर को जनरल लेजर भी बताता है। इज अ बुक और डिजिटल रिकॉर्ड दैट स्टोर एंड ऑर्गेनाइज ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समराइजिंग अ कंपनी फाइनेंशियल डाटा इनटू डिफरेंट अकाउंट लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज। मतलब कंपनी का जो डाटा होता है वो 5 टाइप में होता है। उसका एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। तो लेजर में जो है मेंटेन किया जाता है डिपॉजिट पोजीशन ऑफ अकाउंट, क्रेडिट पोजीशन ऑफ अकाउंट, नेट पोजीशन ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 है बैंक रिकंसिलेशन इज मेंटेन टू। बैंक रिकंसिलेशन जो है क्या मेंटेन करता है? बैंक जो लोग बुक कीपिंग पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि बैंक रिकंसिलेशन क्या है। एक स्टेटमेंट है, इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर द कैश बैलेंस ऑन अ कंपनी बैलेंस शीट टू द कोरोस्पोंडिंग अमाउंट ऑन इट्स बैंक स्टेटमेंट। जो कंपनी का कैश बैलेंस है और जो कोरोस्पोंडिंग हुआ है कैश बुक का और बैंक के स्टेटमेंट के साथ जो कंपेयर किया जाता है उसको बैंक रिकंसिलेशन कहा जाता है। तो सीधी सी बात हो गया, इसका आंसर ये हो गया। रिकंसाइल द पोजीशन ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेजर विद पासबुक बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड बाय टेलिंग। जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है तो इसके लिए क्या बनाया जाता है? तो इसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। इसके लिए बनाया जाता है ये वाला ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को परचेज करने के लिए जो मनी अलॉट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परचेज ग्रांट। मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड परचेज ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM और वो कहाँ पे है? तो वो है सिकंदराबाद में। यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यह सिकंदराबाद में है IRIFM। तो इस तरह हम लोगों ने 15 क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं ये देने वाला, पर 15 क्वेश्चन का हम लोग देखा। अभी ये जो है सो एब्रिविएशन वाला क्वेश्चन है तो हम लोग इस पे देखते हैं। AAC को क्या कहते हैं? AAC को वैसे तो एवरेज एनुअल कंजम्पशन भी कहा जाता है और इसको एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन भी कहा जाता है AAC। और CGA क्या है? तो CGA है कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट CGA फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। उसके बाद है कॉफमो। थर्ड है कॉफमो। कॉफमो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। कॉफमो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज responsible for the modernization of railway workshop and production unit by procuring and deploying modern technology and equipment। कॉफमो का जो क्रिएट किया गया था वो कब किया गया था? 1979 में कॉफमो बनाया गया था और इसका जो ऑफिस था हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। अभी आजकल कॉफमो को बंद करने की बात है तो ये हो गया कॉफमो। चौथा है कॉनकोर। कॉनकोर बोलते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉनकोर को बोलते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
और यह जो बना था कॉनकोर वह 1988 में, मार्च में 1988 में। उसके बाद है CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। उसके बाद है DFC का फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इट रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक specifically designed and built for the efficient movement of freight trains separate from passenger traffic। यह जो है रेलवे का एक नेटवर्क है जिसमें पैसेंजर से अलग जो है सो फ्रेट ट्रेन चलाने का सिस्टम है DFC। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एम टू इंक्रीज फ्रेट कैपेसिटी एंड स्पीड, अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद है DMRC तो पता ही है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। EBR के बारे में तो कई बार हम बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। रेलवे में दो प्रकार के बजट हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, जो बाहर से लोन लेके काम किया जाता है। अब ये ETKM है, ETKM तो होता नहीं है, अब पता नहीं क्या है। वैसे GTKM होता है, ग्रॉस टन किलोमीटर। NTKM होता है। ETKM के बारे में पता नहीं। उसके बाद है OBHS का फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। ROR रेट ऑफ रिटर्न। ROR का होता है रेट ऑफ रिटर्न, और जो मिनिमम ROR होता है रेलवे में वो 10% होता है। यानी कि कोई भी नया काम शुरू किया जाएगा तो उसमें ये पता किया जाएगा, जांच की जाएगी कि एटलीस्ट उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% होना चाहिए। उसके बाद है RLDA का फुल फॉर्म है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यह जो है सो इस्टेब्लिश किया गया था टू डेवलप वैकेंट रेलवे लैंड फॉर कमर्शियल पर्पस एंड जनरेट रेवेन्यू। SPV 14 नंबर में है SPV का फुल फॉर्म होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। 15 में है TOR टर्न ओवर रेशियो। जिस तरह ऑपरेटिंग रेशियो होता है और उसी तरह टर्न ओवर रेशियो होता है। टर्न ओवर रेशियो स्टोर डिपार्टमेंट के लिए रहता है। टर्न ओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है क्लोजिंग बैलेंस जो 31 मार्च को होगा, कितना स्टोर पड़ा हुआ है, और उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल इशू, कितना इशू किया गया, और मल्टीप्लाई 100, ये हो गया TOR। USBRL का फुल फॉर्म होता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। TWFA को बोलते हैं ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। मतलब अगर एक रेलवे से दूसरे रेलवे का में अगर रोलिंग स्टॉक का ट्रांसफ़र होता है तो उसका अकाउंटिंग नहीं किया जाता है, यानी JVOB नहीं बनाई जाती है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो TWFA के थ्रू होता है। उसके बाद है UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकट सिस्टम। PFT प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। IRS, अब IRS तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे स्टोर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो जैसे लागू हो। तो यह जो है जो 20 एब्रिविएशन था और 20 मार्क का था। और उसके बाद ये 20 मार्क का ये 10 है, एक है 2 मार्क का। तो पहला है व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज विद जनरल बजट। रेलवे बजट जनरल बजट में कब मर्ज हो गया? तो रेलवे बजट जनरल बजट में मर्ज हुआ 2017-18 में। ये तो क्वेश्चन बार बार आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रपोजल्स फॉर द इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द रेलवे आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ। कोई जो प्रपोजल है एक्सपेंडिचर के लिए रेलवे के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसको किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? तो उसको प्रेजेंट किया जाता है डिमांड्स फॉर ग्रांट
ग्रांट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंज करना है बजटिंग स्टेज को। तो देखिए ये जो है ना, पहले होता है रिवाइज एस्टीमेट, पहला नंबर में ये होगा और दूसरा नंबर में ये होगा फाइनल मॉडिफिकेशन। पहले 1 अगस्त रिव्यू भी होता था, वो अब बंद हो गया है। चौथा नंबर में है रिवाइज एस्टीमेट मस्ट रीच रेलवे बोर्ड। रिवाइज एस्टीमेट जो है कब पहुंचना चाहिए, तो रिवाइज एस्टीमेट सितंबर में पहुंचना चाहिए। रिवाइज एस्टीमेट से ये पता चलेगा कि कौन से डिमांड में कितना खर्चा हो गया, कितना पैसा और चाहिए, ये सब को जानने के लिए फाइनेंशियल रिव्यू की जाती है साल में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंस। कैपिटल के 3 सस्पेंस है, एक है 71, एक है 72, एक है 73। तो इसमें 71 जो है स्टोर सस्पेंस है, 72 WMS है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, 73 जो है वो मिसलेनियस एडवांस कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 में था भैया रेलवे बजट जनरल बजट में मर्ज कब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रेलवे बजट जो है जनरल बजट से अलग कब हुआ, कौन सी कमेटी के सिफारिश पर अलग हुआ। तो उस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी। ठीक है, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर रेलवे बजट जो है जनरल बजट से सेपरेट हो गया। रेलवे बजट का जनरल बजट से सेपरेट होने के रीज़न क्या था कि उस टाइम जो रेलवे का बजट था 84% था, 16% ही जनरल बजट था, तो अलग कर दिया भैया हमारा बजट ज़्यादा है तो हमको अलग से पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन वेयर रेलवे फाइनेंस सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट बजट। दोनों सेम ही क्वेश्चन है कि कब जो है बजट जो है सो सेपरेट हुआ, तो ये हुआ था 1924 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस दैट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। कौन से आर्टिकल्स में, संविधान के कौन से आर्टिकल्स में यह प्रोविजंस है कि स्टेट का लैंग्वेज होगा, तो वो आर्टिकल है 345। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। हिंदी दिवस तो पता ही है सब लोगों को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार सभी स्टेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में हिंदी बोलने वाले राज्य, बी कैटेगरी में मिक्स वाले हैं और सी में जहाँ हिंदी कम बोली जाती है। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ए कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब सेक्शन 4 है जिसमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया गया है, देखते हैं क्या है ट्रू फॉल्स। चार्ज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एकदम सही है, ट्रू है, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना आवश्यक है। और वोल्टेज एक्सपेंडिचर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी सही है, ट्रू है। थर्ड में वोट ऑन अकाउंट्स रिप्रेजेंट ग्रांट सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट एडवांस फॉर द शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जब भी नई गवर्नमेंट बननी होती है तो कुछ समय के लिए खर्च को चलाने के लिए वोट एंड अकाउंट्स क्रिएट की जाती है। वोट एंड अकाउंट्स जो है आर्टिकल 116 में इसके बारे में जिक्र है, तो ये भी सही है। एनेक्चर जे इंडिकेट द, क्वेश्चन नंबर 4 है एनेक्चर जे इंडिकेट्स स्टेटमेंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन। जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के एनेक्चर है उसमें एक एनेक्चर जे है और एनेक्चर जे में जो है मिस क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा है, तो सही है ये भी। उसी तरह एनेक्चर के यह जो है इंडिकेट डिफेक्ट इन बजट, तो ये भी सही है। डिमांड नंबर
3 to 13 इज नॉन एज ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस। बिल्कुल, 3 to 13 को OWE बोलते हैं। ये तो मैं कई बार बोला हूँ दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि जब आप सभी वीडियो को देखिएगा ना, तो आप आंसर आप खुद ही दे दीजिएगा, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और जब इसमें डिमांड नंबर 14 ऐड हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं GWE, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है रिपेयर टू स्टाफ क्वार्टर इज बुक्ड टू डिमांड नंबर 11। बिल्कुल, डिमांड नंबर 11 को स्टाफ वेलफेयर बोला जाता है, तो स्टाफ का क्वार्टर जो है डिमांड नंबर 11 होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का कॉस्ट जो है डिमांड नंबर 12 में बुक किया जाता है, ये भी सही है। और जो PWI होता है, पुराना नाम है, जो इसको SSC बोलते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं, सभी डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो वर्किंग डिपार्टमेंट है उसमें होता है। तो उनका जो खर्चा है डिमांड नंबर 4 में बुक होता है, और अपने अकाउंट्स वाले का डिमांड नंबर 3 में होता है। ये सब जानने के लिए ना F2 है, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में सब पता चल जाएगा किसका खर्चा किस में बुक होता है। तो 9 नंबर भी ठीक था, और 10 नंबर भी जो है DCRG जो है, DCRG बुक होता है 13 में, ये भी सही है। तो इस तरह देख जो है सो हम लोगों ने इसके जो 80 नंबर का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का वो देखा, और ये एक ही वीडियो में समाप्ति हो गया। मतलब थोड़ा क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का था बनाया हुआ, तो समाप्ति हो गया, ज़्यादा व्याख्या करने वाला क्वेश्चन नहीं था। और ये जो है सो 20 नंबर का क्वेश्चन सभी पेपरों में आता है, शॉर्ट नोट्स का। मेजर क्लॉज है, और रिकवरी ऑफ द इंस्टेंस ऑफ ऑडिट, डिटेल अबाउट चाइल्ड केयर लीव, और एक रिवाइज एस्टीमेट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो अब हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन देख लिया पूरा, नॉर्दर्न का एक GRP का क्वेश्चन पेपर था। तो अभी हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे के GRP का क्वेश्चन पेपर देखा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने पर। इसमें जो भी क्वेश्चन था हम लोग ने उसको सॉल्व किया। अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए तो और बढ़िया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।